दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 70वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से हम एक ही बार में पीटी में सफल हों। आज हम 70वीं बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन की तैयारी की रणनीति पर बात करने जा रहे हैं। पीटी वनडे मैच होता है, लेकिन मेन वास्तव में मेन होता है। अगर मेंस की तैयारी आपकी अच्छी हो, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो, तो उसमें बहुत ही बेहतर मार्क्स आ सकता है और मेन के मार्क्स पर ही आपका पूरा रिजल्ट निर्भर करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी का मार्क्स इसमें जुड़ता नहीं है। पीटी एक ही बार में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद उसका महत्व वहीं तक रहता है। जबकि मेन का जो मार्क्स होता है वो उसका मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों मिला करके फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। किसी कारण अगर इंटरव्यू में आपको कम भी मार्क्स आ गया और मेंस में अच्छा मार्क्स है तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मेन हमारा बेहतर हो। जहां मेहनत कर ही रहे हैं तो इस तरह से मेहनत क्यों न करें कि मेंस में इतना अधिक मार्क्स ले आए कि हमें मनचाहा पद की प्राप्ति हो। हम जानते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के पद होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के पद भी हैं, सब डिवीजन लेवल के पद भी हैं और ब्लॉक लेवल के पद भी हैं। अधिक मार्क्स आएगा तो हमको मनचाहा पद मिल सकता है। डीएसपी बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी बन सकते हैं। तो हम जब सपना देख रहे हैं बीपीएससी को क्रैक करने का, इसे पास करने का, तो क्यों नहीं अभी से उसी के लिए प्रयास करें कि बस सिर्फ एक ही बार अच्छी तरह से मेंस की भी तैयारी कर लें और दोबारा हमको फिर एग्ज़ाम को देने की नौबत न आए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पास तो कर जाते हैं लेकिन मनचाहा पद नहीं मिलता, तो वैसी स्थिति में दोबारा हमें तैयारी करनी पड़ती है। हमारे पास वक्त नहीं होता है जॉब करते हुए, जिस कारण से हम उसी में कंटिन्यू करते हैं। तो हम उसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम मेंस की तैयारी करें जिससे कि अधिक से अधिक मार्क्स हमें प्राप्त हो। यह बहुत बड़ी बात नहीं है मेंस में अधिक मार्क्स लाना। आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। आप अगर सही रणनीति के तहत पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से एक ही बार में आप इतना अधिक मार्क्स ले आएंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं, टॉपर्स की श्रेणी में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि पहले और अब में थोड़ा अंतर आ गया है। पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसके पैटर्न में और अभी के पैटर्न में अंतर है। आपने हाल ही में देखा होगा कि 69th मेंस में जीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर हम बात करते हैं। ए बी सी डी ई 5 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना जरूरी है। उसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो टिप्पणी टाइप का है। एक तो वैसा प्रश्न है जिस पर आप आसानी से टिप्पणी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें उस तरीके का भी प्रश्न पूछा जाता है
जिसको आप आसानी से सॉर्ट नहीं कर पाते। कंटेंट आपके दिमाग में आता है लेकिन आप यह नहीं सोच पाते हैं कि किस प्रकार से उसको सॉर्ट करके लिखा जाए। आप बहुत बड़ा भी नहीं लिख सकते क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो लिखने की भी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन लिखने की प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हैं जब उसको आप सही तरीके से पढ़ेंगे। हम इसमें कुछ गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि पहले ही हम शॉर्टकट मेथड पर विश्वास करने लगते हैं, क्वेश्चन को छांटने लगते हैं। ठीक है, अंतिम समय में हम क्वेश्चन गेस करें, कम पढ़ें, लेकिन शुरुआत के दिनों में ही हम क्वेश्चन को छांटे नहीं। उदाहरण के तौर पर हम जीएस पेपर 1 में सेक्शन 1 को देखें। सेक्शन 1 खंड 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। इसमें आप देखें, प्रायः लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, सिलेबस में जो दिया हुआ है वो पढ़ते ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पूछा गया। उसमें हम कला पढ़ते हैं, बिहार से रिलेटेड जो कला है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम। अगर मौर्य कला पूछ दिया गया तो पटना कलम और पाल कला पढ़ते हैं। पाल कला पूछ दिया तो उसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम कला पर ही देखें तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इस बार के क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आप देखें, क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य काल की कला और वास्तुकला। यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के शॉर्ट नोट में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। अब यह क्वेश्चन देखें, प्राचीन काल के पूर्वी भारत के गुफा चित्र। तो हम केवल शॉर्टकट में क्वेश्चन गेस करके अगर पढ़ते हैं तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। अगर कला सेक्शन को ही पढ़ना है तो हम थॉरली पढ़ें, मौर्य कला को ही पढ़ें, पाल कला को ही पढ़ें, मधुबनी पेंटिंग को भी पढ़ें, पटना कलम को ही पढ़ें, मंजूषा शैली को ही पढ़ें। बिहार में जितनी प्रकार की कला है सभी के बारे में, कैसे कैसे उस कला का विकास हुआ और उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उसके बारे में स्टडी करें, उसको छोड़े नहीं। उसके बाद उससे क्वेश्चन ले चलें। इससे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार की कला को रेखांकित करें। अब बिहार की कला, तो जितनी प्रकार की कला है सभी कला पूछी जाती पर लिखना पड़ेगा। बिहार की चित्रकला को रेखांकित करें, जितनी प्रकार की चित्रकलाएं हैं सबको रेखांकित करना पड़ेगा। तो आप अगर एक चैप्टर को पढ़ें तो उस चैप्टर से क्वेश्चन को मत छांटें, चैप्टर को पूरा पढ़ें। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जैसे फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है और बिहार के संदर्भ में आप देखें, इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये पूछा है। ये इस तरह से पूछने का अंदाजा भी नहीं रहता है, अभी तक तो ऐसा नहीं पूछा गया था, लेकिन इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है।
तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि हम केवल 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका को पढ़ लें, किसान आंदोलन में केवल स्वामी सहजानंद की भूमिका को पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि केवल चंपारण सत्याग्रह को पढ़ लें। आप अगर किसान आंदोलन को पढ़ते हैं तो पूरे किसान आंदोलन को पढ़िए। किसान आंदोलन से रिलेटेड राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार के स्तर पर भी संपूर्ण किसान आंदोलन को पढ़ें, उसके हर एक पहलू को देखें। आदिवासी आंदोलन को पढ़ते हैं तो केवल ऐसा नहीं है, ठीक है कि बिरसा मुंडा आंदोलन और संथाल विद्रोह, ये दो आंदोलन आदिवासी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं से प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इन दोनों को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावे भी वैसे पहलू को टच करें जो छूट रहा है। और भी आदिवासी आंदोलन हुए बिहार में, इन दोनों के अलावे भी और भी आदिवासी आंदोलन हुए, बिहार के बाहर भी हुए, उत्तर भारत में भी हुए और कई क्षेत्रों में भी हुए। तो उन सभी आदिवासी आंदोलन का एक खाका हमारे दिमाग में अवश्य रहना चाहिए। उसी तरह से हम भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम केवल उसी को नहीं पढ़ें। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ें तो पूरे चैप्टर को पढ़ें। 1857 के विद्रोह को पढ़ें तो पूरे चैप्टर को पढ़ें। एक बार उसको जरूर पढ़ लें और तब उसके बाद क्वेश्चन उससे छांट करके बनाना शुरू करें, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है। तो उस समय का उपयोग करें और एक बार पढ़ाई उसको थॉरोली पढ़ने के बाद हम लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करें। लिखने की प्रैक्टिस करना खास करके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन छूटने का डर रहता है और वह स्कोरिंग क्वेश्चन है, इसलिए हम लिखने की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ये जरूरी है। हम देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री के अलावा बाकी जो भी पोर्शन है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सबसे क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन उसमें एक पोर्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स को अगर हम रेगुलर बढ़िया ढंग तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एक तो करंट अफेयर्स का हमारा जो सेक्शन है वो तैयार हो जाता है, और साथ ही साथ उस करंट अफेयर्स के आधार पर हमारा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चारों क्षेत्र में वो करंट अफेयर्स काम आता है। इसलिए करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, इस पर हम विशेष ध्यान दें। अगर आप करंट अफेयर्स को क्लियर रखते हैं तो जीएस पेपर 1 का जो करंट अफेयर्स है वह तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी, ये चारों पोर्शन आप देखते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी में
कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछता है इसमें, तो उसमें करंट से जुड़ा हुआ अगर मैटर डालते हैं तो अधिक मार्क्स मिलेगा, और साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स का भी सवाल रहता है। ठीक उसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी में यह तो करंट पर ही बेस्ड होता है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें मेंस की तैयारी में, क्योंकि यह करंट अफेयर्स आपको इस चारों सेक्शन में आपको काम आएगा, और करंट अफेयर्स तो तैयार हो ही रहा है। तो इस तरह से आप एक एक करके पढ़ें, शॉर्टकट मेथड मत अपनाएं अभी से, और लिखने की प्रैक्टिस करें। जितना अधिक हो सके आप स्टडी करें, तो निश्चित रूप से आपको अधिक से अधिक मार्क्स मेंस में आएंगे और आप टॉप भी कर सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आप लोगों के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग मेरी बताए हुए बातों को फॉलो करेंगे और अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।